Hi everyone, this is Commerce Care Platform and I am Sailendra with you. Yesterday in previous class we discussed about depreciation. What is depreciation, what's the need in accounts, as well as how to calculate depreciation in accounts. इसके संबंध में हम आपसे बात कर चुके हैं। जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी फटाफट आ जाइए। हम आज की अपनी क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ऑफ बिजनेस। इस पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 2000 इंटरेस्टेड ज्वाइन इमीडिएटली। इंस्टाग्राम पर तो मैं प्रतिदिन आपसे 8 बजे शाम को मिल ही रहा हूँ। अब मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी आप मेरी प्रतिदिन की क्लास को देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कॉमर्स केयर दमोह मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें अभी तक जो 11th के जितने भी क्लासेस मेरे द्वारा आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव उपलब्ध कराए गए हैं, उन सभी के वीडियो ऑफ कॉमर्स केयर दमोह मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एनी वन मिस्ड माई रेगुलर लाइव क्लास, दे सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर दमोह। चलिए, नो मोर वेट, स्टार्टेड टुडेज क्लास with calculation methods of depreciation। बात आती है कि how to calculate depreciation। किसी एसेट्स की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो, ये डिपेंड करता है 3 कंपोनेंट्स पर। 3 बातें जो आपकी किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते समय ध्यान रखने योग्य होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा इन 3 बातों को महत्वपूर्ण रूप से कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। पहला, टाइप ऑफ एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है, वो लाइफ जो होती है वो बिल्कुल सीमित होती है। ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ सीमित है या जिनकी ऐसी कुछ ही समय में कम होने वाली होती है, ऐसे एसेट्स के लिए जो कैलकुलेशन मेथड होगी वह आपकी उन एसेट्स की अपेक्षा या तुलना में ज़्यादा प्रभावी होगी जो लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस में होते हैं और जिन पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती है, मतलब उनका रिड्यूसिंग वैल्यू कम होता है। नेचर ऑफ द यूज ऑफ सच एसेट्स। पहले तो मैंने आपको बताया टाइप ऑफ एसेट। तो जो एसेट किस टाइप का है उसके आधार पर आपका डेप्रिसिएशन रेट तय होता है। दूसरा जो तय होता है वो होता है यूज के आधार पर। बिजनेस में प्रयुक्त होने वाले जो एसेट्स होते हैं, इन बिजनेस आपके जो एसेट्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा काम में आ रहे हों। इस प्रकार यदि उनकी लाइफ कम भी है, लेकिन यदि वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं
और यदि हम उनको लॉन्ग टर्म तक बचा सकते हैं तो ऐसे एसेट्स के कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड अलग होगा। फिर डिपेंड करता है सरकमस्टेंस। बिजनेस के क्या सरकमस्टेंस है? बिजनेस के सरकमस्टेंस से मतलब होता है कि यदि बिजनेस में कुछ हैवियर या नेचुरल कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो उनके कारण एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो डैमेज होने के कारण होता है, वो आपका अलग होता है। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन आपके टाइप ऑफ एसेट, यूज ऑफ एसेट और सरकमस्टेंस ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। वैसे तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत सारे मेथड्स बतलाए गए हैं। About 16-17 methods using for calculating depreciation. But as per your syllabus, as per 11th आपका syllabus, you want to learn only 2 methods. And it is very renowned and रेगुलर यूजिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके स्टैंडर्ड कैलकुलेटिंग मेथड्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी मेथड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सब्स्टिट्यूट मेथड्स हैं, मतलब इन मेथड्स का आपको यूज होगा ही होगा। तो चले हम बात करते हैं कैलकुलेशन मेथड की। कैलकुलेशन मेथड्स में पहला होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से मतलब होता है कि जैसा नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से आप क्या समझते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से हम ये समझते हैं कि एक वैल्यू, मान लो कोई 100 रुपये की वैल्यू है, वो 100 रुपये हर वर्ष या हर समय हम डेप्रिसिएशन के रूप में कम करते जाएंगे, तो वो आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो जाती है। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहने का पीछे इसका दूसरा नाम होने का कारण है कि ये एक ही प्रकार से चार्ज होता है। हमेशा आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से कैलकुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बात करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कहने का मतलब कि एसेट्स को इंस्टॉलेशन तक के चार्जेस को ऐड करके जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बनती है उससे एट द एंड ऑफ एसेट वैल्यू आप जो स्क्रैप सेल करके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं, उसको माइनस करके उसकी जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ, उससे डिवाइड करेंगे तो जो पर ईयर का इंटरेस्ट आएगा, पर ईयर का अमाउंट आएगा, वह आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपको कोई सेंटेंस में या किसी टॉपिक में कहीं कोई समस्या होती है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से या लाइव मेरे साथ जुड़ करके
ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होते हैं, उन कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर आप एवरी ईयर एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करके जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएशन अमाउंट समान होता है और इसीलिए ये मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बन जाती है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है। डेप्रिसिएशन का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। इसके अलावा और कोई दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ये फार्मूला उस केस में आप अप्लाई करेंगे जब आपको सर्टेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन ना हो। इन व्हेन you have rate of depreciation charging by fixed installment method or straight line method, directly calculate by the using formula cost of asset into rate of depreciation upon 100। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल मेथड है। इस मेथड का उपयोग जो है मोस्टली उन एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है जिनकी लाइफ कम होती है। ऐसे मेथड का उपयोग जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कब किया जाता है? ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ जो है बहुत कम होती है, उनके लिए आप इस मेथड का उपयोग करते हैं। इस मेथड में आपके लिए इजी बात क्या है कि एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको हर साल अलग अलग वैल्यू पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। अलग से आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है कि वो एक्विजिशन कॉस्ट को कैलकुलेट करता रहे। आप एवरी ईयर एक ही अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन कर सकते हैं और ये कंसिस्टेंस होने के कारण रिप्लेसमेंट के लिए वैल्यू इजीली आपको प्रोवाइड कर देता है। जहां इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात की, वहीं इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? तो डीमेरिट्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ वाले एसेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है और जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के आधार पर जब आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर देते हैं, लेकिन एक सर्टेन लाइफ के बाद भी वो एसेट आपके पास रहती है, तब आप उस एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यूलेस होने के कारण नहीं दर्शा पाते हैं। इसीलिए ये मेथड जो है लिमिटेड एसेट्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज में ली जाती है। सेकंड जो मेथड होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है, रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटन डाउन वैल्यू होती है जब आपने एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू होती है
मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है उस वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू कहा जाता है। तो इस प्रकार आपकी रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, जैसा इसका नाम है, हम जो वैल्यू 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर के डेप्रीशिएशन घटाने के बाद आती है नेक्स्ट ईयर, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। फिर फोर्थ कमिंग ईयर्स में भी जो वैल्यू रिड्यूस होके मींस आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन आती है उस पर हम नेक्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। और इसीलिए इस मेथड को भी हम एक से अधिक नाम से जानते हैं, और एक से अधिक नाम इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसमें जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन होता है वो आप एवरी ईयर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट पर चार्ज करके कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड के जहां तक इम्पोर्टेंस की बात है तो ये मेथड जो है आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं उनके डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है और पॉपुलर मेथड के रूप में इसका यूज हो जाता है। इसमें जब हम डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे होते हैं तो ये इनकम टैक्स लॉ में भी सबसे इफेक्टिव और एक्सेप्टेड मेथड है, इसीलिए इस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। जहां तक हम बात करें कि ये मेथड पॉपुलर है, इस मेथड को इनकम टैक्स एक्सेप्ट करता है, इस मेथड से आप लॉन्ग टर्म एसेट्स का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एसेट लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद भी इस मेथड का सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो है एवरी ईयर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। इस मेथड में आपको डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने में समस्या हो जाती है क्योंकि हर साल आपको डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यदि हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है, क्योंकि बार बार मेथड्स में मैंने आपको बताया ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट से मतलब होता है नॉट ओनली बाइंग प्राइस ऑफ एसेट एज वेल एज एडिंग विथ इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर चार्जेस। मीन्स किसी एसेट्स को खरीदने से लेकर उस एसेट के उपयोग तक आने में जो एक्सपेंस होते हैं वो सभी एक्सपेंस आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होते हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप समझ गए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मतलब होता है ऐसे सारे एक्सपेंस जो एसेट्स को परचेस करने से लेकर उपयोग में लेने तक, मीन्स चाहे उसका फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट हो, आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो या अदर कोई रिपेयर एक्सेट्रा हो, तब तक जब तक आप उसका यूज नहीं करने लगते हैं तब तक के सारे एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होते हैं। अब एस्टिमेटेड लाइफ, पहले भी हम बात कर चुके हैं, कल हम बात कर लिए हैं कि हर एक चीज का एक लाइफ होता है। ये टी शर्ट जो मैं पहना हूं, ये अभी मैंने 15 दिन पहले ये टी शर्ट लिया हुआ है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अभी रोज वियर कर रहा हूं। महीने 1.5 महीने पहनूंगा, उसके बाद वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अभी लग रही है, लेकिन फिर कभी कभार मैं इसको पहन लूंगा।
लेकिन एक समय के बाद जब 2 से 3 या 4 महीने निकल जाएंगे, हम इस टी शर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। मीन्स इसकी लाइफ कितनी हो गई? 4 महीने। इन 4 महीने में ही आपको इस की एस्टिमेटेड लाइफ मान लेनी है। क्लियर है? एस्टिमेटेड लाइफ से मतलब एसेट्स के उपयोग होने के वर्षों की अनुमानित संख्या। आप जिन वर्षों में इस एसेट्स का यूज कर रहे हैं, वो एसेट्स कितने समय तक आप यूज कर सकते हैं, यह आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है। फिर डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे होती है भाई? अरे भाई, किसी एसेट्स की कॉस्ट से आप आफ्टर डिमोलेशन ऑफ लाइफ क्या करेंगे? जो स्क्रैप वैल्यू प्राप्त कर सकेंगे उसको माइनस करके जो वैल्यू बनेगी वो आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी। इस प्रकार ये आपके जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं इनको मैंने आपको डिफाइन किया। 2 मेथड्स आपको बताए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इनके आधार पर हम कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इनकी क्या एंट्रीज करेंगे, वो आगे हम बात करते हैं। आपको पता है जर्नल एंट्री आप बहुत किए हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000, इसकी क्या एंट्री करते हैं आप? परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 की आप एंट्री क्या करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक के माध्यम से किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक आप करते हैं। ये रिकॉर्डिंग ऑफ परचेस ऑफ एसेट्स की एंट्री आपको पता है। फिर जब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? किस पर चार्ज करना है? एसेट पर। और डेप्रिसिएशन क्या है? आपका एक्सपेंस है। तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स की ऑलवेज डेबिट वैल्यू होती है, लेकिन जब वो वैल्यू आपको कम करनी है तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करके वैल्यू को कम कर देंगे। इस प्रकार आप डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं। फिर जैसे आप जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कभी भी कैरिंग नेचर का नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अमाउंट की वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके वाइंड अप कर देंगे। और इसके लिए आप एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस प्रकार आप क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चार्ज करके अकाउंट को वाइंड अप कर देते हैं। कहीं कहीं प्रोविजन अकाउंट के माध्यम से भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस केस में आपकी एसेट्स की वैल्यू बनी रहती है एसेट साइड, और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन जो उसका डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो लायबिलिटी साइड शो हो जाती है। ये अकाउंटिंग का मेथड है। 2 तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। जब आपको एसेट को ओरिजिनल वैल्यू से दिखाना है तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के माध्यम से
दिखा सकते हैं। और यदि रिड्यूसिंग वैल्यू के माध्यम से दिखाना है तो आप सीधा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज करके कर सकते हैं। तो ये इसकी एंट्री होती है। इसके रिकॉर्डिंग और कैलकुलेशन के आगे का न्यूमेरिक पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे। पुनः 8 बजे आप तैयार रहेंगे डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं नियमित आपके साथ हूँ और आपको अधिक से अधिक नॉलेजेबल देने के प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप डेली ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को और अपने आसपास यदि व्यूअर्स जो सीनियर एज के हैं वो अपने आसपास अपने बच्चों या उनके मित्रों को जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। साथ ही साथ यदि वो इस टाइम में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो मेरे YouTube चैनल कॉमर्स केयर दमोह के माध्यम से वह प्रतिदिन के क्लास के वीडियो वहां पर देख सकते हैं और अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो याद रखिए, YouTube पर मेरा चैनल है कॉमर्स केयर दमोह। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि इसको हम लोगों तक अधिक से अधिक माध्यम से पहुंचा सकें। इंस्टाग्राम पर प्रतिदिन मैं शाम को 8 बजे आपके साथ नियमित क्लास ले ही रहा हूं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।